गया शुरू हुई। चलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म MIT क्लासेज पर। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो केमिस्ट्री का रहेगा, क्लास 10th, पहला चैप्टर है और वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, अध्याय 1, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, आखिर ये होती क्यों हैं, या किन किन परिस्थितियों में ये ऐसा हो सकता है। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें चलना पड़ेगा जो परिवर्तन होते हैं। हमने दो प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े हैं विज्ञान के अंदर। एक होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। जो परिवर्तन हम पढ़ते हैं इसमें हमने दो प्रकार के परिवर्तन पढ़े हैं। नंबर एक है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, इसको कहते हैं फिजिकल चेंज। और ये है केमिकल चेंज। ये दो प्रकार के परिवर्तन हमने पढ़े हैं। और इसमें होता क्या है, देखिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जो होते हैं वो केवल और केवल, अगर भौतिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ की केवल जो बाहरी, या कह सकते हैं जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होने वाली है। अर्थात जैसे मान लीजिए हमने क्या काम करा, हमने लिया बर्फ। बर्फ लिया और बर्फ लेने के बाद बर्फ, इसको जैसे ही हम गर्म करेंगे, जैसे ही गर्म करने वाले हैं, बर्फ को गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या होगा, ये पिघलेगी और पिघलने के बाद ये बन जाएगा जल। ये कह सकते हैं एक लिक्विड फॉर्म में ये चेंज हो जाएगी। बर्फ गर्म करने पर लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, मतलब द्रव अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आपने बर्फ लिया तो बर्फ के अंदर जो रासायनिक गुण थे, या कह सकते हैं उसका जो संगठन था, जो कंपोजिशन वाले थे, या कह सकते हैं कि जिस जिस जो क्वालिटी बर्फ के अंदर थी, तो क्या पानी की क्वालिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल हम कह सकते हैं कि जल जो होगा ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है और बर्फ को गर्म करने पर ये बना है। तो इसमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं या भौतिक अवस्था
केवल भौतिक अवस्था, अवस्था ही परिवर्तित होती है, अर्थात पदार्थ के रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलती हैं, या कह सकते हैं भौतिक गुण, जैसे उसका रूप क्या है, क्या उसका आयतन चेंज हो सकता है, या कह सकते हैं आकार चेंज हो सकता है, परंतु उसकी जो रासायनिक गुण हैं, यो कह सकते हैं कि जो भी केमिकल क्वालिटीज हैं उसकी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब उसी पर आधारित क्या है, जो हमारा ये रासायनिक अभिक्रियाएं, जो दूसरे नंबर का हमने आपको बताया है रासायनिक परिवर्तन, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के परिवर्तन, इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ की न लिख के को लिखते के लिखते हैं, सारा ही खत्म हो गया। अच्छा जी, छोटा करो इसको। इस प्रकार के इस प्रकार के परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों के साथ साथ रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन आ जाता है। जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने क्या लिया, दूध लिया, और दूध को लेकर के आपने उसको गर्म किया। गर्म करने के बाद मान लो उसको आप फाड़ना चाहते हो या पनीर बनाना चाहते हो, तो जैसे ही आप उसमें उसको फाड़ने के लिए कुछ अलग से एक्सटर्नल मटेरियल आप डालते हैं, जैसे मान लीजिए नींबू डालते हो, तो नींबू डालते ही वो क्या होगा, दूध फट जाएगा। फटने पर क्या होगा, जो दूध की पुरानी वाली अवस्था थी, जो भौतिक अवस्था थी, वो तो चेंज हो ही जाएगी, दूध फट जाएगा। उसके साथ ही साथ दूध के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दूध का फटना अपने आप में एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे पर जंग लगता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। उसमें क्या होता है, लोहा जब भी किसी बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जैसे ही आएगा, तो उसमें क्या होगा, वो बाहर की ऑक्सीजन से क्रिया करके वो संक्षारित होने लगता है। कह सकते हैं कि उसका क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात जो लोहा है उसका वजन भी कम हो जाता है, और वजन कम होने के साथ साथ वो अपने आप में एक क्षीण पदार्थ बन जाता है, कमजोर बन जाता है। जितना स्ट्रॉन्ग पहले था, मजबूत था, उसके बाद वो उसके जो रासायनिक गुण हैं या उसकी भौतिक अवस्था है, उसके सभी गुणों में परिवर्तन आने वाला है। तो ये थे रासायनिक परिवर्तन।
अब इन्हीं रासायनिक परिवर्तनों पर आधारित हमारी क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, इनको पढ़ते हैं भैया। जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे रासायनिक परिवर्तन पर आधारित है, तो इसलिए हम इनको पढ़ेंगे अब। और देखिए, हमने बताया जो रासायनिक अभिक्रियाएं ये रासायनिक परिवर्तन पर आधारित हैं, रासायनिक परिवर्तन इन पर आधारित हैं। जितने भी केमिकल चेंजिंग होते हैं उन्हीं पर आधारित क्या, रासायनिक अभिक्रियाएं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब भी रासायनिक परिवर्तन होगा तो हम ये कह देंगे कि हाँ, उसके अंदर या जिन भी पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो वहाँ पर कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, चाय बनाते हैं। अब चाय बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पानी लेंगे, पानी के साथ साथ चीनी भी लेने वाले हैं, चाय की पत्ती लेने वाले हैं, और लौंग इलायची जो भी वगैरह वगैरह हम डालते हैं उसके अंदर। उसको फिर क्या करते हैं, एक पात्र में लेके, एक बर्तन में लेकर के हम उसको गर्म करते हैं। और जैसे ही गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद ये सारे के सारे अपने आप में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। और अभिक्रिया करने के लिए क्या करना चाहिए हुई, कोई बाहर से एक्स्ट्रा या एक्सटर्नल कोई ना कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए जो अभिक्रिया कराने के लिए इनको प्रेरित करे या तैयार करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसको गर्म करते हैं। गर्म करेंगे, जैसे ही हम उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हमने लिया पानी, पानी के साथ चाय पत्ती, इसके साथ में चीनी, प्लस में और भी कुछ लेते हैं। और इसको जैसे ही हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि भी हम एक चाय रूपी जो हमारा पेय पदार्थ है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब ये जब बनेगा तो आप ये बताएं कि क्या हम ऐसे किसी पात्र में जल को लेकर के, चीनी को लेकर के, चाय पत्ती को डाल के ऐसे ही रख देते तो क्या चाय बन जाती? बिल्कुल नहीं बनती। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिससे कि उन सारे जो भी हमने पदार्थ हमने शुरुआत में लिए थे उनमें कोई ना कोई अभिक्रिया हुई है, या कह सकते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसके कारण एक नया पदार्थ बन के तैयार हुआ है, और वो क्या है, चाय। इसके अलावा मान लीजिए हम क्या करते हैं, कोई और उदाहरण लेते हैं। जैसे चाय के अलावा क्या बनाना चाहते हैं हम, मान लीजिए हम दूध से दही बनाना चाहते हैं, दूध से दही का निर्माण करेंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए, हमको दूध चाहिए भाई, और दूध अपने आप में एक कह सकते हैं प्राथमिक पदार्थ है, या इसको हम कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे शुरुआत में। इससे अलग अलग तरह के पदार्थ बनाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम दही बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, ये सब के सब क्या है, इसके अलग सह उत्पाद हो गए इसके। तो दूध से हम क्या करेंगे, दही बनाने के लिए क्या करना है, हम इसमें कोई बाहरी पदार्थ मिलाएंगे, ताकि वो बाहरी पदार्थ के डालने के बाद में इसमें कुछ ना कुछ अभिक्रिया होगी, कुछ रिएक्शन होगा, और तब जाके हमें दही या हमें पनीर मिलने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब देखिए सिंगल पदार्थ के अंदर कभी भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। हो सकती है जैसे मान लीजिए हम क्या है, हमने खाना बनाया, अब खाना भी तो किसी न किसी अन्य पदार्थों से मिलकर बना है। मान लो सब्जी बनाते हैं या कुछ और पेय पदार्थ बनाते हैं, तो वो अपने आप में बनकर तैयार हो गया, तो वो अपने आप में सिंगल पदार्थ है, लेकिन वो किसी न किसी से बना है। तो उसका मतलब ये नहीं वो अपने आप में एक स्वतंत्र पदार्थ है। लेकिन अगर हम कोई भी चीज़ लें, कोई भी मटेरियल लेते हैं, मान लो पानी लें, तो पानी भी ये कब खराब होगा, मतलब जब इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। और जब रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ अभिक्रिया इसके अंदर होने वाली है। वो कब होगी, जब बाहर से हम इसमें कुछ ना कुछ मिलाएंगे। अब बाहर से किसा हमने तो कुछ नहीं डाला इसमें,
तो कुछ नहीं डाला, कोई बात नहीं, लेकिन जो बाहरी वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की गैसेज हो सकती हैं। CO2 है, मान लीजिए, और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो ये क्या है, जब खुले में आप इन सभी हमारे जो खाने के व्यंजन हैं या कोई पेय पदार्थ हैं इनको रख देंगे तो क्या होगा, वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इन सभी पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके और ऑक्सीकृत होकर के वो सारे के सारे पदार्थ अपना एक नया रूप धारण कर लेते हैं और उसमें क्या होता है, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। चलिए खैर, हमने रासायनिक परिवर्तन समझ लिया और रासायनिक अभिक्रिया की बात चल रही है, तो इसमें क्या होता है और कैसे हम इसको करते हैं। हमने ये तो आपको बता दें कि रासायनिक अभिक्रिया जो होगी वो तभी संभव है जब क्या कोई ना कोई दो पदार्थ हो, दो पदार्थ कम से कम होने चाहिए रासायनिक परिवर्तन होने के लिए, और इसी के आधार पर हम रासायनिक अभिक्रिया को डिफाइन करने वाले हैं, उसी के आधार पर परिभाषित करने वाले हैं। कैसे, देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, कोई भी पदार्थ, दो हो सकते हैं, कम से कम दो तो चाहिए, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके या कह सकते हैं आपस में मिलकर के केवल एक, या हो सकता है दो भी बन सकते हैं, एक्स्ट्रा सह उत्पाद के रूप में बन सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब हम कह सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आई बात समझ में? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं या निर्माण करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब इस क्रिया को ओए होए तू बंगा तब इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए जरा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे कहते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, या कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कुछ भी हो सकते हैं, कोई दो पदार्थ, लेकिन बात यह है कि उन दोनों में कोई ना कोई अभिक्रिया होनी चाहिए जिससे कि एक नया पदार्थ बन सके। मान लीजिए हम लेते हैं कार्बन। कार्बन क्या है? कार्बन लगभग सभी पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी पदार्थों में क्या है, कार्बन पाया जाता है। इस कार्बन को देखिए, कोयला ले लो या कोई भी जीवित पदार्थ, सजीव जितने भी होते हैं, वनस्पति हैं या जीव जंतु हैं, उन सभी में लगभग कार्बन पाया जाता है। लकड़ी है, इसमें भी। तो अगर हम कार्बन को जलाएंगे, अब कार्बन क्या, किसी को भी जलाएंगे तो क्या चाहिए भाई, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन संभव है। बिना ऑक्सीजन के कोई भी पदार्थ जल नहीं सकता। तो जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो एक सिंगल गैस के रूप में हमें मिलने वाला एक यौगिक जिसे कहते हैं CO2।
तो देखिए यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में संयोग करके जब इनने कार्बन को जलाया तो CO2 बना। तो ये अपने आप में क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा मान लीजिए हमने लिया H2 प्लस N2, क्या बनेगा NH3। अब इस NH3 में क्या हम ये देख पा रहे हैं कि भाई दोनों तरफ अभिक्रिया के दोनों तरफ जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्वों के परमाणु हैं, सभी में संख्याएं उनकी क्या है, भिन्न भिन्न है। तो इसको संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना क्या होता है, अभिक्रिया के दोनों पक्षों में हम सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को बराबर कर देते हैं। यहां पर लाएंगे हम 2N2 और 3H2, ये समीकरण संतुलित हो चुकी है। इसके अलावा और देखिए, जैसे CaO प्लस CO2, इन दोनों को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे दोनों की आपस में तो ये बनेगा CaCO3। CaCO3 जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर, चूना पत्थर, इसी को हम लाइमस्टोन कहते हैं, लाइमस्टोन। इसके अलावा ये आपका है बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना, ये इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अभिक्रियाएं हैं ये अपने आप में क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब एक बात यहां पर ये आती है कि भी जो रासायनिक अभिक्रिया हैं इसमें कोई ना कोई दो या दो से अधिक पदार्थ शामिल हुए, और शामिल होने के बाद अगर हमें किसी ताप की उपस्थिति में, दाब की उपस्थिति में, मतलब अगर ताप की आवश्यकता पड़ती है टेम्परेचर की तो गर्म करेंगे, प्रेशर की आवश्यकता पड़ती है तो दाब लगाएंगे, या किसी अन्य बाह्य कारक की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसका यूज हम करने वाले हैं, और तब जाके कोई रासायनिक परिवर्तन होगा और तब हमारा एक नया पदार्थ बनने वाला है। लेकिन इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया में दो पक्ष यहां पर बनते हैं। एक तो ये है कि अभिक्रिया से पहले, परिवर्तन होने से पहले हमने कुछ पदार्थ जो हमने यूज करे हैं उसमें क्या है, जैसे C है और इसमें O2 है, इन दोनों पदार्थों को, या हम ये कहें कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं उनको, अभिकारक, या फिर रिएक्टेंट, REACTANT। और अभिक्रिया जैसे ही हुई, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है, अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना है, जैसे यहां पर क्या है CO2, ये CO2 अपने आप में क्या कहलाएगा, ये है उत्पाद, इसको बोलेंगे उत्पाद या फिर प्रोडक्ट, ये उत्पाद है। इसको थोड़ा सा सही से लिख दूं, ये है उत्पाद, उत्पाद। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बोलेंगे अभिकारक या रिएक्टेंट, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसे हम बोलते हैं उत्पाद। तो ये थी रासायनिक अभिक्रिया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या शामिल है। हमने कहा कि भी कोई ना कोई दो पदार्थ लेंगे या दो से अधिक पदार्थ लेंगे। उसके बाद बाह्य कारक जैसे ताप है, दाब है, या फिर कोई और भी हो सकता है, तो उसकी उपस्थिति में हम दोनों पदार्थों में अभिक्रिया कराएंगे और उसके बाद कोई नया पदार्थ बनेगा, उस नए पदार्थ को हम बोलेंगे उत्पाद। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए जिसे हमने यूज किए थे शुरुआत में, उनको बोलेंगे अभिकारक। इसके अलावा अब बात ये आती है कि भी रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई,
लेकिन रासायनिक अभिक्रिया को इन सब को ऐसे ही याद करना है या कोई शॉर्ट फॉर्म भी है कि भाई ये चाय बनाने के लिए पानी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब्जी बनाते हैं कोई, या कोई पेय पदार्थ बनाते हैं, या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, या कोई अन्य यौगिक बनाते हैं, इन सब को बनाने के लिए क्या चाहिए भाई, कुछ ना कुछ चाहिए। तो इनको एक शॉर्ट फॉर्म में यानी कह सकते हैं जो जो पदार्थ इनमें उपयोग किए गए हैं और जो पदार्थ नया बनता है उन सभी के प्रतीक और अणुसूत्र हम 9th क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि भाई मान लीजिए ऑक्सीजन को O से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन को N से, फास्फोरस को P से, कार्बन को C से, और इसी प्रकार से दूसरे। चलिए अब हम देंगे कि भी रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। देखिए इसको समझते हैं जरा, इसको समझने का प्रयास हम करेंगे। जो रासायनिक समीकरण है, मैंने अभी आपको बताया कि रासायनिक समीकरण भाई रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, और अभिक्रिया में जो यूज किए जाने वाले शुरुआती पदार्थ होते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया को किसी शॉर्ट या संक्षेप में किस प्रकार से प्रदर्शित करें जिससे कि हमें उसको लिखने में, याद करने में, या कह सकते हैं कि हमें अच्छी तरीके से हमें सुविधा हो, तो इसके लिए क्या है, एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण। मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाला समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे भाई, अब रासायनिक समीकरण ठीक है प्रदर्शित कर देंगे, लेकिन प्रदर्शित किससे करेंगे, अरे किससे करेंगे, अरे जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं जिन्हें हम अभिकारक कहते हैं, उनके अणुसूत्र या उनके प्रतीक जिनसे भी वो डिनोट किए सकते हैं उनको लेंगे, और जो उत्पाद बना है, प्रोडक्ट बना है नया, वो उसको किससे डिनोट करेंगे, उसको लिख दो, हो गया रासायनिक समीकरण। अर्थात हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों दोनों को ही उनके प्रतीकों व अणुसूत्रों के माध्यम से जो प्रदर्शित समीकरण है उसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। तो यहां पर लिखेंगे हम रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों व अणुसूत्रों रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों व उत्पादों को उनके प्रतीकों व अणुसूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करने वाला समीकरण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और जो उत्पाद बन रहे हैं उनको उनके अणुसूत्रों और प्रतीकों से प्रदर्शित
करने के लिए जिस समीकरण का हम यूज करेंगे या जो समीकरण बनने वाली है उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये है Zn प्लस FeSO4, Zn जिंक प्लस FeSO4 इसे कहते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस आयरन, यहां से विस्थापित हो जाएगा। यहां पर क्या था भाई, यहां पर हमने जिंक लिया था अभिकारक के रूप में, ये जिंक हो गया। ये था फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और यहां पर ये बना जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये है आयरन या लोहा। तो देखिए यहां पर अभिकारक क्या था, एक जिंक था और एक फेरस सल्फेट था। इन दोनों को क्या कर दिया हमने, इनके अणु सूत्र से प्रदर्शित कर दिया और जिसके प्रतीक की आवश्यकता थी उसका प्रतीक लिख दिया। तो ये बन चुका है आपका रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। अभी रफ क्यों नहीं हो रहा अभी? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। पेज और कर लें आगे प्लस में। और देखिए जैसे मान लीजिए एक अगला और समीकरण लेते हैं, जैसे ये है PCl5, PCl5। इसमें क्या, जैसे ही इनमें अभिक्रिया होगी ये टूटेगा अपने आप में, ये अपने आप में एक वियोजन अभिक्रिया है। तो ये PCl3 और प्लस Cl2, यानी कह सकते हैं कि जितने भी रासायनिक समीकरण हैं वो सब के सब कहाँ से आए हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं से आए हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक हैं, जो उत्पाद हैं, उन सभी को उनके अणुसूत्रों से या प्रतीकों से आप प्रदर्शित करके जो समीकरण पाएंगे उसे हम बोलेंगे रासायनिक समीकरण। चलिए अब आगे नेक्स्ट हम आप इसमें आते हैं कि भी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। देखिए ये रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग 5-6 प्रकार की होती हैं, मैं आपको बताता हूं अभी। अगर इनकी बात करें, जैसे नंबर 1 इसमें है संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसको हम बोल सकते हैं योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। नेक्स्ट है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, या इसको हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया।
तो खत्म हो गया यहाँ से। अपघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया। नेक्स्ट है उपचयन। उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। इसके अलावा भी और होती हैं, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया। और भी इसमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं हैं, और भी एक दो हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन पहले हम समझते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया को। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। यह योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया। देखिए ये क्या होती है, संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया। इसके नाम से स्पष्ट है, संयोजन होना या योग मतलब जुड़ जाना। तो जब दो या दो से अधिक, दो हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वहां हम कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया है। आई बात समझ में? तो संयोजन अभिक्रिया क्या है या योगात्मक अभिक्रिया? जब दो पदार्थ आपस में संयोग, कुछ राइटिंग गंदा सा ना आ रहा, क्या हो रहा है? साफ साफ लिखेंगे यार। जब दो या दो से अधिक पदार्थ
परस्पर परस्पर संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब उस अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब हम उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। जैसे अभी पीछे मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी कि भाई एक कार्बन है प्लस ऑक्सीजन, दोनों आपस में अभिकृत होंगे, इनको हम जलाएंगे कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा 2N2 प्लस S2 इज इक्वल टू 2NH3, ये है अमोनिया। NH3 ये अमोनिया है, अमोनिया। और जैसे 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं योगात्मक या संयोजन अभिक्रियाएं। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि आपको मेरे सारा का सारा जितना भी मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है आपकी समझ में आया होगा, आप अच्छी तरह से समझे होंगे। और अगर नहीं भी आया है, कोई डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।